हेलो दोस्तों। अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अक्षत अपने घर में किसी चोर को देखकर उसका पीछा करते हुए वह एक ऐसे सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाता है जहां उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह कहां आकर फंस गया है। वह अनजाने में ही उनके सिक्योरिटी को तोड़ देता है, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है और वह उसे पकड़ लेते हैं। अब आगे अक्षत अपने सामने भोली भाली उस मासूम सी लड़की को देखकर बिल्कुल हैरान था। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यह इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। हाँ, अक्षत भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वह भी किसी डेविल से कम नहीं था, लेकिन आज मन्नत को देखकर उसे खुद के ऊपर शक होने लगा था कि वह सच में इस लड़की के आगे कुछ भी नहीं था। वहीं मन्नत के दोनों ओर दो लेपर्ड बैठे हुए थे, जो उसके कदमों के पास ऐसे बैठे थे जैसे मानो कोई कुत्ते का बच्चा हो। वहीं उसके दोनों साइड डेविड और डेनियल दो बॉडीगार्ड खड़े थे, जो उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह लोग कौन हैं। लेकिन जिस तरीके से वह खड़े थे, उसे देखकर वह इतना समझ गया था कि वह जरूर इसके बॉडीगार्ड होंगे। उनकी हाइट 6 फुट 6 इंच की थी। वह बहुत ही लंबे चौड़े व्यक्ति थे। वह दोनों फॉरेनर थे। वह इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं थे, जिसे देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था। उनकी हाइट और उनके शरीर ऐसे थे कि कोई भी व्यक्ति देखकर आराम से डर सकता था। वहीं उनकी आंखें इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि अगर कोई आम इंसान उनकी आंखों में देख ले तो उसके शरीर के अंदर तक सिहरन दौड़ जाए। वह दोनों अपनी तेज आंखों से बस अक्षत को ही घूर रहे थे। वहीं मन्नत उन सबके बीच में अपने चेयर पर ऐसे बैठी हुई थी, मानो वह कहीं की क्वीन हो। उसे इस तरह से बैठे हुए देखकर अक्षत को अब समझ में आ गया था कि मन्नत जो बोल रही थी वह सच बोल रही थी। वह वाकई में एक क्वीन थी। लेकिन मन्नत की हकीकत अभी भी अक्षत के सामने सिर्फ कुछ परसेंट ही आई थी। अभी तो अक्षत को जब उसकी पूरी आइडेंटिटी पता चलेगी तो शायद वह खुद पर भरोसा नहीं कर पाएगा। वहीं अक्षत थोड़ी घबराई हुई नजरों से मन्नत को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मन्नत की आंखों में क्या है। उसे इस वक्त मन्नत की आंखों में देखने से एक अजीब से डर का एहसास हो रहा था,
इस समय मन्नत की आंखें बिल्कुल उस नॉर्मल आंखों की तरह नहीं थी जिसे देखकर उसमें डूब जाने का मन करता हो। अभी अच्छत को मन्नत से एक अजीब सी वाइब आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह किसी खतरनाक माफिया के सामने बैठा हो जो बस एक ही पल में उसे खत्म करने की ताकत रखता हो। अच्छत के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी मन्नत बोली, चलो ठीक है, अब जब तुमने मेरी इतनी सच्चाई जान ली है तो कोई बात नहीं, अब तुम भी मेरे काम में हेल्प करो। और वैसे भी मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली ही थी, क्योंकि इस समय मैं जो काम कर रही हूँ वह तुम्ही लोगों से रिलेटिव है। मन्नत की बातें अच्छत को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में मन्नत क्या बोल रही है, भला वह क्या काम कर रही है। तभी मन्नत उसे अपने साथ चलने का इशारा करती है। वह जैसे ही अपनी जगह से उठने को होती है उससे पहले ही वो दोनों लेपर्ड जो अभी बिल्कुल सुस्त अवस्था में उसके पैरों के बगल बैठे थे तुरंत ही फुर्ती के साथ खड़े हो जाते हैं और उसके आगे आगे चलने लगते हैं। उनकी फुर्ती देखकर एक बार तो अच्छत भी कंफ्यूज हो गया था। उसने सोचा था कि शायद यह सो रहे हैं या आराम कर रहे हैं, लेकिन यह क्या, वह सिर्फ मन्नत के पैरों की आहट को सुनकर ही चौकन्ने हो चुके थे। वह लोग आगे आगे एक रूम की ओर जाने लगे। वहीं मन्नत उसके पीछे जा रही थी। उसके पीछे उसके दोनों गार्ड चल रहे थे। उनके आगे अच्छत बहुत ही कमजोर सा महसूस कर रहा था। उसे अंदाजा लग गया था कि यह कोई आम गार्ड नहीं है। उनकी पत्थर के समान शरीर को देखकर वह जान चुका था कि यह बहुत ही स्पेशल गार्ड होंगे जो राजकुमारी के सिक्योरिटी के लिए रखे गए होंगे। पर यह लोग कहाँ रहते हैं? उसने तो आज तक कभी मन्नत के आगे पीछे किसी गार्ड को नहीं देखा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब सीक्रेट तरीके से मन्नत की सिक्योरिटी का ध्यान रखते थे। वहीं जब तक मन्नत उन्हें आर्डर नहीं देती है वो कभी भी किसी के सामने नहीं आते हैं। वह हमेशा पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं जिसकी भनक कभी किसी को नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि वह लोग उसके घर के आसपास भी मौजूद होते हैं जिनकी भनक खुद अच्छत के गार्डों को भी नहीं होती है। वह इतने सीक्रेट तरीके से यह सारा काम करते हैं कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो पाती है। वहीं अच्छत जैसे ही उस रूम के अंदर जाता है तो वहां का नज़ारा देखकर एक बार डर की वजह से खुद उसकी आंखें बंद हो जाती है। वहां कम से कम 15 लोग रस्सी से उल्टे टांगे गए थे। उनके शरीर से चमड़ियां खींच ली गई थीं और उसमें से खून रिसकर बूंद बूंद जमीन पर टपक रहा था। देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीट की मंडी में मुर्गे और बकरे को हलाल कर टांगा गया हो। यह नज़ारा बहुत ही भयानक था। अच्छत भी लोगों को सजा देता था पर उसका तरीका इतना भयानक नहीं था।
वह तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह मासूम सी छुई मुई सी देखने वाली लड़की इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने आज तक यही सुना था कि क्वीन यानी ब्रिटेन की राजकुमारी जो बहुत ही मासूम और बहुत ही नाजुक है, तो उसके सामने खड़ी यह लड़की कौन है? यह तो राजकुमारी बिल्कुल ही नहीं लग रही है। जहाँ तक उसने सुना था कि राजकुमारी इतनी ज़्यादा कमज़ोर और सॉफ्ट दिल की हैं कि उन्हें दुनिया से छुपा कर रखा जाता है। वह आज तक दुनिया के सामने नहीं आई थी। उसी तरीके से उसने कल्पना किया था कि वह कैसी होगी। शायद उसे दुनिया की बुराइयां दूर दूर तक नहीं छुई होंगी। वह बिल्कुल नाजुक सी किसी शीशे की गुड़िया की तरह होगी, जिसे अगर कोई टच भी कर ले तो वह टूटकर बिखर जाएगी। लेकिन यहाँ तो सारा नज़ारा उसके बिल्कुल उलट ही था। यहाँ उसके सामने खड़ी यह लड़की, जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसकी मासूमियत के पीछे इतने खतरनाक शख्सियत छुपा हुआ है। वहां का माहौल देखकर एक पल के लिए तो अक्षत के शरीर में भी गुप्सबम आ गए थे, लेकिन मन्नत तो इस तरह से खड़ी थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। ऐसे लग रहा था जैसे यह उसके सामने रोज होता हो। यह नज़ारा उसके लिए बिल्कुल ही नॉर्मल था। वही मन्नत उन लोगों की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह तुम्हारे कंपनी के वह गद्दार हैं जो तुम लोगों के पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, और इनमें से कुछ लोग वह हैं जो उस दिन तुम लोगों पर हमला किए हुए थे। उसकी बातों को सुनकर अक्षत आश्चर्य से उन सब की ओर देख रहा था जिनके चेहरे पर किसी तरह के टार्चर का कोई निशान नहीं था जिससे उनका चेहरा साफ साफ पहचाना जा सके। वहीं शरीर के दर्द की वजह से उनका चेहरा भी पूरी तरह से लाल हो चुका था, लेकिन फिलहाल वह सब पहचान में आ रहे थे। अक्षत सभी को तो नहीं पहचान रहा था, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को वह पहचान रहा था क्योंकि वह उसके कंपनी पर में बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे थे, जिससे अक्सर अक्षत की मुलाकात होती रहती थी। वह उन लोगों की ओर देखते हुए इतना ज़्यादा हैरान था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह उन लोगों के साथ हर रोज काम करता था, पर उसने कभी उन लोगों की असलियत नहीं देखी थी। और अगर मन्नत ने इन लोगों का हाल ऐसा किया है तो यह बात सच ही होगा। अब वह मन्नत पर किसी तरह से डाउट नहीं कर सकता था। वही मन्नत की ओर देखते हुए अक्षत अपने हैरानी भरे शब्दों में बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि यह लोग गद्दार हैं? वहीं उसकी बातों को सुनकर मन्नत के होठों पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है। उसे कैसे नहीं पता होगा? वह जिस चीज को अगर जानना चाहे तो वह दुनिया के अंत तक हर एक चीज को जान सकती है। उसकी पहुंच इतनी ज्यादा है कि उसके लिए नामुमकिन शब्द बना ही नहीं है। यह तो बस
एक छोटी सी बात थी। मन्नत बोलती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके आगे वह अच्छत से एक शब्द भी नहीं बोलती। मन्नत अच्छत को लेकर दूसरे रूम की ओर बढ़ जाती है। इस रूम में अकेला एक व्यक्ति चेयर से बांधा हुआ था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके हाथ के नाखून उसकी उंगलियों से अलग कर दिए गए थे, जिसमें से खून टपक रहा था। वहीं उसके शरीर पर मारने के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया हो। वहीं जैसे ही अच्छत उस आदमी को देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि यह और कोई नहीं, यह उसके राइवल कंपनी का सीईओ चरण भाटिया था। हाँ, यह वही था जिसने मन्नत पर अटैक करवाया था। सॉरी, मन्नत पर नहीं, रुद्र पर अटैक करवाया था। इसके बेटे को पहले ही रुद्र ने खत्म कर दिया था। वह हमेशा ही गलत काम किया करता था और उसने एक दिन रुद्र के सीक्रेट को चुराकर उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। और इतना ही नहीं, उसने उसके एक लेडीज एम्प्लॉय को भी किडनैप कर उसके साथ बलात्कार कर उसे जान से मार डाला था। यही एक कारण था जिस वजह से रुद्र अपना आपा खो बैठा था और उसने उसकी जान ले ली थी। उसने उसे इतना मारा था कि वह मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया था। लेकिन इसे एक इत्तेफाक भी कहा जा सकता था। वैसे भी शुरुआत उसी व्यक्ति ने की थी। यहाँ रुद्र की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उस वजह से आज तक चरण भाटिया रुद्र को परेशान करता चला आ रहा था। वह अपने बेटे के मौत का कारण रुद्र को ही मानता था। उसे अच्छे से पता था कि उसका बेटा कितना कमीना है, फिर भी वह अपने बेटे को हमेशा सह दिया करता था। उसने कभी भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। यह बात अच्छत को अच्छे से पता थी, लेकिन जब आज वह उसे इस तरह से देखता है तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। आखिर में उस एक व्यक्ति के वजह से उन लोगों के कितने आदमी मारे गए थे। उन लोगों ने बार बार सुलह करने की भी कोशिश की थी, पर वह इंसान पूरी तरह से पागल हो चुका था। जो उनकी बात किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं था। मजबूरन में अब उन्हें उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा था। लेकिन रुद्र ने सोच लिया था जिस दिन वह उसके हाथ लग गया वह उसे जान से मार डालेगा, लेकिन वह कभी उनके हाथ नहीं लगा। वह हमेशा छुपकर ही उन पर वार करता था, जिस वजह से वह लोग उसे खोज नहीं पाते थे और वह हमेशा ही उनके हाथों से बच जाता था। लेकिन आज जब उसने उसे मन्नत की कैद में देखा तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। आखिर में वह उनके हाथों लग गया। वह मन्नत की ओर देखते हुए बोलता है,
कि इसे मेरे हवाले कर दो, इसे इसके करने की सजा मैं दे दूंगा। आखिर में उसने उन लोगों को इतना परेशान किया है तो वह उसे इतनी आसानी से तो जाने देने वाला नहीं था। वहीं उसकी बातों को सुनकर मन्नत को कोई ऐतराज नहीं था। वह उसके दुश्मन थे, उन्हें हक था उसे अपने तरीके से डील करने का, जिस वजह से वह बोलती है कि ठीक है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे दुश्मन खत्म नहीं हुए हैं। यह तो सिर्फ एक मोहरा है। यह सुनकर अच्छत आश्चर्य से मन्नत की ओर देखने लगता है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आश्चर्य भरी आवाज में अच्छत मन्नत से पूछता है। तो मन्नत बोलती है कि तुम्हारा अपना कोई इनसे मिला हुआ है और यह सब काम वही इनसे करवा रहा है, वरना इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह बार बार शहर से बाहर के गैंग को बुलाकर यहाँ हायर करें। शायद इतनी इनकी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जितनी आबादी में लोगों को रुद्र पर अटैक करने के लिए हायर किया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह अकेला तो यह काम नहीं कर सकता है। जहां तक मैंने पता लगाया है, इसके पीछे किसी पावरफुल शख्स का हाथ है। जल्दी ही उसके बारे में मैं पता लगा लूंगी। फिलहाल तुम लोग अभी अलर्ट रहना, क्योंकि इसके गायब होने की वजह से वह बहुत ही बुरी तरह से बौखला जाएगा और फिर वह तुम लोगों को टारगेट करेगा। उसकी बातों को सुनकर अच्छत बोलता है कि ठीक है, हम लोग अलर्ट रहेंगे, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छत तो इस समय उसे एक हमदर्दी के नजरिए से देखकर ऐसा बोल रहा था, लेकिन अच्छत की बातों को सुनकर मन्नत उसकी ओर घूर कर देखती है। भला उसे अलर्ट रहने की क्या जरूरत है? वह तो खुद ही उसके घर में कैद होकर रह गई है। बाहर तो ये लोग आते जाते हैं और वह जब भी जाती है तो उसके साथ इतनी सिक्योरिटी होती है कि उसे हाथ लगाने की किसी की हिम्मत भी नहीं होगी। और वैसे भी इनके दुश्मनों से अभी उसका कोई वास्ता नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वह रुद्र को परेशान करने के लिए उसे परेशान कर सकते हैं, लेकिन अभी रुद्र की शादी के बारे में किसी को पता भी तो नहीं है, जिस वजह से वह पूरी तरह से सेफ है। वहीं उसे इस तरह देखता हुआ पाकर अच्छत झेप जाता है। वह कैसे ऐसी बेवकूफ़ों वाली बात कर सकता है? उसे भी तो सारी कंडीशन अच्छे से पता है, लेकिन वह बेख्याली में यह कह गया क्योंकि उसे मन्नत के लिए चिंता हो रही थी। लेकिन वह भूल गया था कि उसके सामने कोई आम लड़की नहीं खड़ी है। वह एक माफिया क्वीन है, एक बेरहम माफिया क्वीन जो किसी के ऊपर तरस नहीं खाती। लोग उसे मौत की देवी बोलते हैं। यहाँ तक कि कोई भी उसकी परछाई भी खुद पर पड़ने नहीं दे सकता है, वरना उसका क्या हाल हो वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। वहीं इन सब बातों से अनजान अच्छत अभी भी उसकी ओर ध्यान से देख रहा था। वहीं मन्नत जब यह देखती है कि अभी भी वह उसे इस तरह से देख रहा है, तो वह अपनी भौहों को उचकाकर उसे इशारे में पूछती है कि क्या हुआ। तो वह बोलता है कि कुछ नहीं। इस समय उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसके पास खड़े उसके सिक्योरिटी गार्ड को देखकर अच्छत
उससे अभी कुछ पूछना ठीक नहीं समझता है। वैसे भी उसे अच्छे से पता था कि यहाँ के काम खत्म करने के बाद मन्नत वापस घर में ही आएगी, तब वह वहाँ अकेले में उससे पूछ लेगा। और वैसे भी यहाँ वह उसे इतनी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी कि उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह उससे खुलकर बातें कर सके। वहीं घर में वह एक मासूम सी प्यारी सी छोटी सी बच्ची के समान लगती थी, जिसे केयर करने का सबका मन करे, जिसे सुरक्षित रखने का सबका मन करे। लेकिन रुद्र के रवैये की वजह से वह लोग इतने शांत थे, पर अब अक्षत को जब उसकी हकीकत पता चल गई है तो वह ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। वहीं मन्नत ने अक्षत को मिस्टर भाटिया को सौंप दिया था। अब उसका यहाँ काम खत्म हो गया था। उसे बस अब इतना जानना था कि मिस्टर भाटिया के पीछे किसका हाथ है, जो उससे यह सारा काम करवा रहा है। अब उसका असला दूसरा टारगेट यही था। वहीं अक्षत अपने साथ उसे ले जाता है। मन्नत के कुछ आदमी अक्षत को और उस चरण भाटिया को उसके ठिकाने पर सही सलामत पहुंचा देते हैं। इसके बाद मन्नत घर के लिए निकल जाती है। वैसे अब आज के लिए उसका काम खत्म हो चुका था, बाकी काम वह घर पर कर लेगी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था रुद्र सारा दिन घर नहीं आता है। वहीं रुद्र अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। थोड़ा बहुत जो ट्रीटमेंट उसका रह गया था उसे रुद्र ने घर पर करने के लिए कह दिया था, जिस वजह से उसे डिस्चार्ज मिल गया था। रुद्र को अब तक पता चल चुका था कि उसके ऊपर अटैक किसने किया था। वहीं वह पागलों की तरह चरण भाटिया को ढूंढ रहा था। इस समय उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि अगर वह उसे पाए तो जान से मार डाले, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। उसका कोई भी सुराग पता नहीं चल रहा था। वहीं उसके साथ प्रणव, यतिन और अर्णव भी परेशान थे। आखिर में वह व्यक्ति कहाँ अचानक से गायब हो गया? क्या उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे वह कहाँ चला गया। जहाँ तक उन्हें सूचना मिली थी कि भाटिया इस वक्त उनके ही शहर में मौजूद है, तो फिर वह कहाँ छिप सकता है? उन लोगों को जितना अंदाजा था वहां वह लोग जाकर उसे ढूंढ चुके थे। उसके कई खुफिया एजेंट भी लगे हुए थे जो उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वह लोग अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए। तभी यतिन के पास अक्षत का कॉल आता है, तो वह उसे भाटिया के बारे में बताता है। जैसे ही यतिन को यह पता चलता है तो उसे यह जानकर कि भाटिया अक्षत के पास है, उसे बहुत आश्चर्य होता है। वह लोग पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं और यह लड़का उसे पकड़कर बैठा है। इसे हमें पहले बताना नहीं चाहिए था। वह तुरंत जाकर यह बात रुद्र को बताता है। वहीं रुद्र जब यह सुनता है तो पहले तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अक्षत के ऊपर, लेकिन दूसरे ही पल
वह तुरंत ही वहां से निकल जाता है। अब यह लोग सब थोड़ी ही देर में अपने बेस पर पहुंच जाते हैं जहां यह लोगों को टॉर्चर करते थे, यानी इनका खेलविला। वहीं रुद्र जैसे ही वहां पहुंचता है तो वहां की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। अक्षत ने पहले से ही यह इंतजाम कर रखा था, क्योंकि उसे पता था कि भाटिया अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं। तो जाहिर सी बात है वह लोग भाटिया को छुड़ाने के लिए इन पर अटैक कर सकते थे, जिसलिए इसने वहां की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट कर रखी थी। जैसे ही गार्ड रुद्र को अपने सामने देखते हैं तो डर के मारे सभी अपनी जगह पर जम जाते हैं। रुद्र इस समय बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। वैसे भी उसका ऑरा इतना खतरनाक होता था कि उसके गार्ड उसके पास जाने से भी डरते थे। वह हमेशा कोशिश करते थे कि उससे दूरी बनाकर ही रखें, वरना उसकी सजा इतनी खतरनाक होती थी कि वह बेचारे अपनी जिंदगी को कोसते थे कि किस पल में उन लोगों ने उसके साथ काम करने के लिए हाँ किया था। वही रुद्र इस समय बहुत ही गुस्से के साथ अंदर की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे पीछे यतिन, उसके पीछे प्रणव और उसके पीछे अर्णव जा रहे थे। वह लोग जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भाटिया को अक्षत ने बांध कर रखा हुआ था। वहीं जब रुद्र भाटिया की हालत देखता है तो वह समझ जाता है कि अक्षत ने इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, पर उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि अक्षत ने तो अभी उसे हाथ भी नहीं लगाया है। यह सारा टॉर्चर तो मन्नत ने किया था। वहीं उसकी ऐसी दशा देखकर रुद्र के होठों पर डेविल मुस्कान आ जाती है। वह फक्र से अपने भाई को एक नज़र देखता है। उसका भाई भी उसी की तरह खतरनाक है, यह सोचते हुए वह आगे बढ़ जाता है। इस वक्त भाटिया की हालत इतनी खराब थी कि वह पूरा बेहोशी की हालत में था। तभी रुद्र एक गार्ड से इशारा करता है। वह गार्ड बहुत ही ठंडा पानी ले जाकर भाटिया के मुंह पर डालता है, जिससे भाटिया चौंक कर अपनी आंखें खोलता है। उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी कि वह अपने मुंह से एक जबान भी नहीं निकाल पा रहा था। वहीं रुद्र उसे देखकर एक डेविल मुस्कान लिए हुए बोलता है, भाटिया भाटिया भाटिया, तुझे बहुत शौक था ना मुझे मारने का, लेकिन आज देख तू मेरे सामने ऐसे पड़ा है जैसे कोई गटर का कीड़ा हो। तुझे क्या लगा था तू मुझे इतनी आसानी से मार लेगा? वहीं भाटिया उसे देखता है। इस वक्त रुद्र के भयानक रूप को देखकर उसे उससे थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि अगर वह रुद्र के हाथों लग गया है तो उसकी मौत पक्की है। तभी रुद्र बोलता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे मार लेते, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। देखो मैं अभी भी तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। वही भाटिया उसे ऐसे देख रहा था मानो कि किसी पागल को देख रहा है। उसे अच्छे से पता था कि उस दिन अगर वह लड़की न आई होती तो यह शख्स उसके सामने जिंदा न खड़ा होता, क्योंकि उसके लोग इतने ज़्यादा पावरफुल थे। लगभग उन लोगों ने तो इसे मार ही डाला था, पर बीच में उस लड़की के आने की वजह से यह लोग
उसे मार नहीं पाए थे, और आज उसकी जो हालत है वह सब उसी लड़की की वजह से है। पर भाटिया को दूर दूर तक अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि आखिर में वह लड़की कौन हो सकती है और उसकी कैसी दुश्मन है जो रुद्र के साथ मिल गई है। उसे तो बस इतना ही अंदाजा लग रहा था कि जरूर उसने किसी ऐसे को अफेंड किया है जो उससे बदला ले रहा है, और उसने रुद्र के साथ हाथ मिला लिया है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह रुद्र की वाइफ है। अगर उसे यह पता चलता तो बेचारे का चेहरा तो देखने ही लायक था, क्योंकि वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रुद्र से ज़्यादा खतरनाक उसकी वाइफ हो सकती है। वहीं रुद्र को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। वह अपने एटीट्यूड के साथ उससे बोल रहा था। वह जब भाटिया की ऐसी नज़रों को देखता है तो उसे भाटिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह तुरंत ही गुस्से में उस पर फायरिंग कर देता है। वहीं अक्षत यह देखकर चौंक जाता है। वह उससे उन लोगों के बारे में जानना चाहता था जो उसके साथ मिले हैं। उसने सोचा था वह उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा और थक हार कर वह उसे कभी ना कभी तो बता ही देगा, इसलिए उसका जिंदा रहना जरूरी था। वहीं रुद्र इन सब बातों से अनजान था। उसने उसे गुस्से में आकर तुरंत ही शूट कर दिया, क्योंकि उससे उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। वहीं उसे इस तरह मारते हुए देखकर अर्णव और प्रणव और यतिन अपना तो सर हिला देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि इसे जब गुस्सा आता है तो यह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वहीं उसे जैसे ही गोली लगती है, अक्षत जोर से चिल्लाता है, यह आपने क्या कर दिया भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर रुद्र को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर में वह इसे जिंदा ही क्यों रखेगा, इससे तो बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। तभी भाटिया जोर जोर से हंसने लगता है। इस वक्त उसकी सांसें बहुत ही ज़्यादा उखड़ रही थी, लेकिन फिर भी वह अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। वह इस बात से खुश था कि रुद्र ने उसे गोली मार दी, इसीलिए वह रुद्र को गुस्सा दिला रहा था। उसे अच्छे से पता था अगर रुद्र उसे न मारता तो अक्षत जिसे सब कुछ पता चल चुका था वह उसे कैसी मौत देता, उसके बारे में तो वह सोच भी नहीं सकता था। वहीं भाटिया की हंसी सुनकर रुद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में उसके बालों को पकड़कर पीछे की ओर खींचता है, जिससे भाटिया का चेहरा ऊपर उठ जाता है। भाटिया को अक्षत ने दोनों हाथों से रस्सी में बांध कर रखा था, जिससे वह अपनी जगह पर खड़ा था और उसके दोनों बाहें ऊपर की ओर बंधे हुए थे। अब भाटिया रुद्र की आंखों में देखता है और बोलता है, तू तो बहुत कमजोर निकला रे, एक लड़की का सहारा लेता है। अगर वह लड़की उस दिन न आई होती तो अब तक तेरी लाश यहाँ होती। और तुझे क्या लगता है तू मुझे कभी पकड़ पाता? नहीं, तू मुझे कभी नहीं पकड़ सकता था। लेकिन उस लड़की ने बीच में आकर बहुत गलत कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तेरी मौत तो पक्की है। देखता हूँ वह लड़की तुझे अब कैसे बचाती है। मैं तो बस एक छोटा मोहरा था, अभी तो बड़े राजा और वजीर बाकी हैं। खुद को उनसे बचा सकता है तो बचा ले। इतना बोलते बोलते उसकी सांस इतनी ज़्यादा उखड़ने लगी थी कि
वह उसी वक्त अपना दम तोड़ देता है, लेकिन मरते वक्त भी उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। यह देखकर रुद्र का खून खौल उठता है। वह गुस्से से उसे पंच मारना शुरू कर देता है। वहीं उसे इस तरह से पागलों की तरह रिएक्ट करता देखकर प्रणव और अर्णव जल्दी से जाकर उसे पकड़ते हैं और बोलते हैं, रुद्र क्या तू पागल हो गया है? वह मर चुका है, तू एक लाश पे अपना गुस्सा उतार रहा है। रुद्र गुस्से में बौखलाया हुआ था। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे यह कहने की मैं एक लड़की के पीछे छुपा हूँ? अरे कौन सी लड़की है, मुझे क्यों नहीं पता है? वहीं अक्षत यह सुनता है तो वह थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वह कौन है। लेकिन क्या उसके भाई को बताने के बाद उसका भाई बर्दाश्त कर पाएगा कि सच में जो बात भाटिया ने कही है वह सही है? वह एक लड़की के पीछे ही आज यहाँ खड़ा है, वरना वह तो कब का मारा जा चुका होता। और यह चीज उसके ईगो पर लगती, इसलिए अच्छा तुझे कुछ भी नहीं बताना चाह रहा था। वहीं रुद्र को इतना तो अंदाजा लग गया था कि भाटिया मरते मरते उसे झूठ तो नहीं बोलेगा, तो फिर यह लड़की वाला माजरा क्या है? और उसे उस दिन तो मुझे अक्षत ने बचाया था, फिर यह लड़की कौन है? वह गुस्से में अक्षत की ओर देखता है और बोलता है कि वह क्या बोल रहा था, तुम इस बारे में मुझे कुछ कहना चाहोगे? वहीं उसकी बात को सुनकर एक पल के लिए तो अक्षत सकपका जाता है, लेकिन फिर वह अपने चेहरे के इंप्रेशन को नॉर्मल करते हुए बोलता है कि वह बस ऐसे ही बकवास कर रहा था, और वैसे भी वह आपको परेशान करना चाहता था, जो उसने आपको कर दिया। यह कहते वक्त अक्षत बिल्कुल भी रुद्र से अपनी नज़रों को नहीं मिला रहा था, जिस वजह से अब रुद्र को कुछ कुछ डाउट होने लगता है। वह अच्छे से समझ रहा था कि जरूर बात कुछ और है जो अक्षत उसे बताना नहीं चाहता। तभी अक्षत की ओर देखते हुए रुद्र बोलता है कि तुम्हें यह भाटिया कहाँ से मिला? मैं इसे पिछले 3 दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, पर यह मुझे नहीं मिला। अब तुम मुझे सच सच बताना कि यह तुम्हें कहाँ मिला। वहीं उसकी बात को सुनकर अक्षत फिर से घबरा जाता है। वह उसे क्या बताए? उसे अच्छे से पता था कि उसकी पावर से कहीं अधिक उसके भाई की पावर है, और अगर वह उसे नहीं ढूंढ पाया है तो उसका ढूंढना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब उसे कोई ना कोई बहाना तो देना ही पड़ेगा, जिस वजह से वह अपने मन में बहाना सोचने लगता है। वहीं रुद्र बहुत ही ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था। तभी अक्षत बोलता है कि किसी ने मुझे खबर दी थी कि भाटिया कहाँ छुपा है। मैं अपने टीम के साथ वहां जाकर उसे पकड़कर लाया हूँ। वहीं उसकी इस बात को सुनकर अक्षत रुद्र को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। उसके भाई की आंखों में सच्चाई नहीं झलक रही थी, इस वजह से वह उसे ध्यान से देखने लगता है। वहीं अक्षत जब अपने भाई को इस तरह से अपने आप को घूरते हुए देखता है तो वह थोड़ा घबरा जाता है। तभी रुद्र अपने कदमों को अक्षत की ओर बढ़ा देता है। जैसे जैसे रुद्र अक्षत के पास आ रहा था, वैसे वैसे अक्षत की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में उसका भाई इस तरह से क्यों उसके पास आ रहा है। अब क्या वह उसे परेशान करने वाला है? लेकिन फिर भी वह
अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वहीं रुद्र उसके पास पहुंचता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि एक लफ्ज भी तुम मुझसे झूठ नहीं बोलना, वरना तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। अगर उस घटिया इंसान ने मरते मरते यह बातें कही हैं तो इतना तो मुझे अच्छे से पता है कि वह इस वक्त झूठ नहीं बोल रहा था। तो सच सच बताओ, उस दिन तुम्हारे साथ और कौन था जिसने मुझे बचाया था। वहीं अक्षत घबराते हुए बोलता है कि वह मेरा एक दोस्त है जो फॉरेन से आया है। उस वक्त मैंने उससे मदद ली थी, वह बहुत ही पावरफुल है। तो रुद्र बोलता है, तो तुमने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई थी। उसकी बात को सुनकर अक्षत बोलता है कि मुझे ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि आप उसे नहीं जानते हैं, इस वजह से मैंने उसकी चर्चा नहीं की। तो रुद्र बोलता है, और तुम्हें भाटिया के बारे में किसने बताया। तो अक्षत बताता है कि उसी ने बताया। तब रुद्र फिर से उससे सवाल करता है कि भला वह भाटिया को क्यों ढूंढेगा। तब अक्षत बताता है कि उस दिन उसने जब हम लोगों की जान बचाई थी, तभी उसने मुझसे कहा था कि वह मेरी मदद करेगा, इसलिए उसने मेरी मदद की। और उसकी पहुंच बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से वह आसानी से भाटिया तक पहुंच गया। वहीं उसकी बातों को सुनकर रुद्र ध्यान से उसकी आंखों में देख रहा था, तो उसे इस वक्त उसकी बातों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। इसलिए रुद्र बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को मान जाता हूँ। तुम अपने दोस्त को हमारे साथ लंच के लिए बुलाओ, मैं उन्हें थैंक्स करना चाहता हूँ। आखिर में उन्होंने मेरी जान बचाई है, तो उनका शुक्रिया अदा करना तो मेरा फर्ज बनता है। वहीं उसकी बातों को सुनकर अक्षत का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह कैसे उसे बुला सकता है, और क्या सच में इसका पागल भाई अपनी बीवी को थैंक्स बोलेगा। यह तो संभव नहीं है। तब अक्षत बहाना बनाते हुए बोलता है, भाई लेकिन वह आज ही वापस फॉरेन चला गया, अब वह कब आएगा मैं बता नहीं सकता हूँ। जब उसे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम होता है तभी वह आता है। वहीं उसकी बातों को सुनकर रुद्र अपनी आंखें छोटी कर ध्यान से अक्षत को देखने लगता है। अब उसे दाल में कुछ काला समझ में आता है। वह तुरंत ही समझ जाता है कि अक्षत उससे नहीं मिलाना चाहता है। तभी अक्षत से रुद्र बोलता है, तो क्या वह कोई लड़की है। वहीं उसकी बातों को सुनकर अक्षत को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। वैसे भी अभी उस कमीने भाटिया ने मरते मरते उसके जी का जंजाल जो बना दिया था, अब उसे हाँ तो करना ही पड़ेगा, वरना उसके भाई को शक हो जाएगा। तब वह थोड़ा संकोचाते हुए बोलता है कि हाँ, वह एक लड़की है। वहीं अक्षत को इस तरह संकोच करते हुए देखकर रुद्र को लगता है कि शायद यह इसकी गर्लफ्रेंड होगी, जिसे यह सीक्रेट तरीके से डेट कर रहा होगा और यह किसी को बताना नहीं चाहता होगा। तब रुद्र बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब वह आएगी तो मुझे उससे ज़रूर मिलाना। एक बार उसका थैंक्स तो करना बनता ही है, और हाँ, मेरी तरफ से एक अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर करके उसे भेज देना। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए।
उसकी बात को सुनकर अक्षत के अब जान में जान आती है और वह अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में हिला देता है। वहीं रुद्र को अब उस पर कोई डाउट नहीं होता, इसलिए वह वहां से चला जाता है। लेकिन तभी अक्षत अर्णव को रोकते हुए बोलता है कि भाई आप थोड़ा रुकिए, मुझे आपसे कोई काम है। उसकी बातों को सुनकर प्रणव और अर्णव वहाँ रुक जाते हैं। अक्षत के जाने के बाद यतिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। आखिर में वह उसका सेक्रेटरी है तो उसके पीछे पीछे जाना तो उसका फर्ज बनता है। वहीं अर्णव और प्रणव अक्षत को देखकर बोलते हैं कि क्या है, कौन सी बात करनी है। तब अक्षत उन्हें बताता है कि भाटिया अकेले नहीं हैं, उसके पीछे और भी बहुत से लोग हैं, वह तो बस एक मोहरा था। तब अर्णव कुछ सोचते हुए बोलता है कि हाँ, अभी उसने यही तो बोला था। तब प्रणव आश्चर्य से बोलता है, इसका मतलब कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड अभी फ्री घूम रहा है, वह यानी फिर से रुद्र को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर अर्णव भी हाँ में सर हिलाने लगता है और बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, अभी रुद्र की जान खतरे में है, इसलिए उसे हमें अलर्ट करना पड़ेगा। तब अर्णव बोलता है कि क्या उसके बारे में कुछ पता चला कि वह कौन है। उसकी बातों को सुनकर अक्षत बोलता है कि नहीं, अभी तो नहीं पता चला है, पर जल्दी ही पता चल जाएगा। वहीं उसे इतना विश्वास से यह बोलते हुए कि जल्दी ही पता चल जाएगा, वह दोनों अपनी आंखें छोटी कर उसे देखने लगते हैं। आखिर में वह कौन सी बात छुपा रहा है और वह इतने विश्वास से कैसे बोल सकता है कि उसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा। वहीं उन दोनों को अपनी ओर इस तरह देखता हुआ पाकर अक्षत झेप जाता है और वह बोलता है कि भाई आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। तब अर्णव बोलता है कि देख, हमें अच्छे से पता है तूने रुद्र से झूठ बोला है, और तुझे क्या लगता है कि रुद्र को तेरी बातों पर विश्वास हो गया है। लेकिन यह बात जान ले, वह रुद्र है, वह तेरी पूरी बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेगा और वह अपने तरीके से यह पता लगाएगा, क्योंकि जब तक वह पता नहीं लगाएगा, हमें अच्छे से पता है, वह चैन से नहीं बैठेगा। तुम्हें तो पता है उसे जब कोई बात पता चल जाती है तो वह उसके पीछे कैसे नहा धोकर पड़ जाता है। और अब जब उसे यह बात पता चली है कि उसकी जान बचाने वाली कोई लड़की है, तो तुम सोच नहीं सकते हो कि वह किस कदर इस बात को जानने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर अक्षत मुस्कुराते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, उन्हें जितनी ताकत लगाना है लगा लें, पर वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। वहीं उसे इतना विश्वास से बोलता हुआ देखकर वह दोनों समझ जाते हैं कि जरूर सामने वाला कोई आम इंसान नहीं है, वरना अक्षत इतनी विश्वास से नहीं बोलता। उसे अपने भाई के पावर के बारे में अच्छे से पता है। जब वह इतने विश्वास से बोल रहा है तो जरूर यह कोई खास है। तभी अर्णव उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि ओए होए, लगता है कि बहुत भरोसा है, वैसे है कौन वो, हमें भी तो बता दे। उसकी बातों को सुनकर अक्षत शर्मा जाता है और वह अपना सर नीचे कर धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। उसे इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर वह दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं
और कहते हैं, अरे लगता है हमारा बाबू प्यार में पड़ गया है। देखो कैसे इसके चेहरे पर मीठी मीठी मुस्कान आ रही है उसकी बातों को सुनकर। अक्षत अपनी नजरें उठाकर उन लोगों की ओर आश्चर्य से देखने लगता है और वह बोलता है कि अरे यह आप सब क्या बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वह लोग भी उसकी नकल करते हुए बोलते हैं, अरे यह आप सब क्या बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बच्चा जरा बताओ कैसी बात है। तुम्हारे होठों पर छाई है मुस्कुराहट, सब कुछ अच्छे से बता रही है। वैसे कोई बात नहीं है, लड़की अच्छी तो है ना, देखने सुनने लायक है कि नहीं, कहीं काली बंदरिया तो नहीं है। इतना बोलकर प्रणव जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं अक्षत उसकी बात में फंस गया था और वह ध्यान नहीं देता कि प्रणव क्या कर रहा है। वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई मन्नत को काली बंदरिया बोले, जबकि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। वह गुस्से में बोलता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, अरे उसके जितना खूबसूरत तो पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वह दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं उन दोनों को इस तरह हंसता हुआ देखकर अक्षत समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ। वह अफसोस से अपना सर नीचे कर लेता है। उसे इस वक्त अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वहीं वह दोनों जब ठहाके मारकर हंस लेते हैं तो बोलते हैं, आखिर में बच्चे ने अपनी जबान तो खोली। चलो हमें यह तो पता चला कि वह बहुत ही खूबसूरत लड़की है, यानी बेटा सबसे आगे निकल गए तुम। हम सब ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं और तुम गर्लफ्रेंड बना चुके हो। उसकी बातों को सुनकर अक्षत फिर से बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, वो तो बस मेरी एक दोस्त है। उसकी बातों को सुनकर वह लोग फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, बस एक दोस्त है और उस दोस्त के नाम पे हमारे लाडले को इतनी शर्म आ रही है। जितना बार भी उसकी चर्चा करो तो देखो तो शर्म के मारे इनके गाल कैसे टमाटर की तरह लाल हो रहे हैं। वहीं उन दोनों को ऐसे परेशान करते हुए देखकर अक्षत बोलता है, भाई आप दोनों बहुत बुरे हैं। इतना बोलकर वह जल्दी से वहां से निकल जाता है। वहीं उसे इस तरह से जाता देखकर वह लोग फिर से हंसने लगते हैं। अक्षत जल्दी से वहां से निकलकर घर की ओर चला जाता है, क्योंकि इस वक्त उसे मन्नत को देखना था और उससे मिलकर बाकी की बातें करनी थी। उसे अच्छे से पता था कि अगर रुद्र आ गया तो फिर वह मन्नत के आसपास भी नहीं भटक सकता है, वरना रुद्र का दिमाग पता नहीं वह क्या समझेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं उसे इस तरह से तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वह घर पहुंचकर मन्नत से मिल पाएगा या फिर उसकी मुलाकात मन्नत से नहीं होगी, और क्या मन्नत उसे उसके सवालों के जवाब देगी, और क्या रुद्र को पता चल पाएगा कि वह लड़की कौन थी, और जब रुद्र को पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। आपको क्या लगता है। जल्दी ही मन्नत का वक्त खत्म होने वाला है और फिर वह रुद्र की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन उससे पहले उसके साथ क्या होने वाला है जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे
इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और दोस्तों, जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में।